हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर थर्ड, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की सेक्शन 3.2.1 से लेके 3.2.4 तक। इसमें हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सैम्पल मेटल्स की, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया आपका, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, इनके सैंपल आपको कलेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें ये बताया गया है क्या होता है जब मेटल जो होते हैं वो बर्न करते हैं एयर में। जब एयर में आपके मेटल को हम जलाते हैं तो तब क्या होता है। तो आपने देखा था एक्टिविटी 3.8 में, जब मैग्नीशियम को बर्न किया था एयर में तो वहाँ पर उसमें क्या होता है, वाइट फ्लेम प्रोड्यूस हुआ था। तो क्या सारे मेटल जो रिएक्ट करते हैं इसी मैनर से, यही हम चेक करेंगे। लेकिन परफॉर्म करेंगे उसके लिए जो हमें एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटी जब आपने अगर करनी है परफॉर्म, तो टीचर की असिस्टेंस में करनी है, ठीक है। और आई की प्रोटेक्शन भी रखनी है। आपने क्या करना है, कोई भी सैंपल जो आपको ले सकते हो, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, लेड का है, लेकिन आपने इसको होल्ड करना है पेयर ऑफ टोंग में, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और बर्न करना है उसे कहाँ पे, फ्लेम के ऊपर। रिपीट कीजिए सेम दूसरे सैंपल के साथ। कलेक्ट कीजिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बर्न होने के बाद, जलने के बाद जो चीज़ एशेस बचते हैं, जो भी प्रोडक्ट बचेगा उसे आपने कलेक्ट करके रखना है। लेट कीजिए कि प्रोडक्ट जो हैं और मेटल सरफेस जो है उनको कूल होने देना। उसके बाद कौन से मेटल जो हैं वो ईजिली बर्न होंगे, कौन सा फ्लेम का कलर था जो आपने ऑब्जर्व किया होगा। जो एल्युमिनियम को आप बर्न कर रहे थे, फ्लेम का कौन सा कलर था। जब आप आयरन को बर्न कर रहे थे, फ्लेम का कौन सा कलर था। कैसा मेटल सरफेस अपेयर हुआ बर्निंग के बाद, उसके सरफेस का कलर कैसा हो गया। अरेंज कीजिए मेटल को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कि उनका ऑर्डर मतलब ऑर्डर में रखना कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हुई इन मेटल्स की, उनको अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। क्या सारे के सारे प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए वो सॉल्युबल हैं वाटर में। तो इन एक्टिविटी को करने के बाद आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सारे के सारे जो मेटल हैं वो कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मींस जब भी हम मेटल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में आपका ऑक्सीजन होता है, तो मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होकर आपका बना देते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल दिया है कॉपर का। कॉपर को जब आपने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो आपका कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन गया। उसी तरह एल्युमिनियम को जब बर्न किया तो वो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। याद होगा आपको चैप्टर 2 में कि कैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। आपने चैप्टर 2 में रिएक्शन की ही थी। तो आपको ये भी देखा था कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। मीन्स मोस्टली तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों करेक्टर शो करता है। ये एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं दोनों बोथ एसिड्स के साथ एज वेल एज बेसिस के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद साल्ट और वाटर, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ भी और बेसिस के साथ भी, और प्रोड्यूस करते हैं साल्ट और वाटर, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है एसिड और बेसिस के साथ। देखिए किस तरह से, ये आपके एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये यहाँ पे आपका बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड आ गया और वाटर प्रोड्यूस हुआ। जब सोडियम के साथ किया तो सोडियम एल्यूमिनेट आ गया और साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मीन्स आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कौन सा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ज़्यादातर जो आपके मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और क्या बनाते हैं, अल्कलीस। अल्कलीस क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन्हें आप अल्कलीस बोलते हैं। अल्कलीस मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस, ये हैं आपके बेस ही हैं, ठीक है, तो लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस हैं ये। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व होते हैं वाटर में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्कली। जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड था, वाटर में रिएक्ट होकर क्या बनाया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड था, वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बन गया आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने वहाँ पर देखा कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से सेम रेट में रिएक्शन नहीं होती। अलग अलग मेटल अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन। आपके मेटल जैसे हो गया पोटेशियम और सोडियम,
ये एकदम रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और कैच करते हैं फायर, इसीलिए इनको खुले में नहीं छोड़ा जाता। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए एक्सीडेंटल फायर इनको हमेशा कैरोसिन आयल में रखा जाता है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो सरफेस होता है मेटल का, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इसको कवर किया जाता है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड के साथ। और ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जो प्रिवेंट करती है मेटल को, ताकि वो फिर से ऑक्सीडाइज ना हो, उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। आयरन जो है वो बर्न नहीं होता हीटिंग पे, बल्कि आयरन की फिलिंग जो होती हैं वो बर्न होती हैं एकदम से। जब स्प्रिंकल करते हैं हम उसको फ्लेम आप तब बर्नर के आगे रखोगे, आयरन की जो फिलिंग होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन खुद आयरन जो है वो बर्न नहीं होता। कॉपर भी बर्न नहीं होता, लेकिन हॉट मेटल जो होता है उसको कोट किया जाता है ब्लैक कलर लेयर की, किसकी, कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड भी वो भी रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे। अदरवाइज़ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो आपके सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा। साथ में हमने एक्टिविटी में ये भी देखा कि जो सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव सैंपल था मेटल का। रिएक्शन जो मैग्नीशियम की थी वो थोड़ी लेस थी, वो हमें एक ये इम्प्लाई कर रही थी कि वो कम रिएक्टिव है एज़ कंपेरिजन टू सोडियम। सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, मेटल होता है, लेकिन जो बर्निंग होती है ऑक्सीजन में उससे हम ये हेल्प नहीं मिलती हमें ये डिसाइड करने में कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आएगा, जिंक पहले है, आयरन पहले है, कॉपर है या लेड है। रिएक्टिविटी हमें पता ही नहीं चल सकती सिर्फ ओनली किसके रिएक्शन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए हम और रिएक्शन करेंगे और कंक्लूजन पे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ की, किसकी, मेटल की। तो ये थे आपका कि क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, आपके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो सेम आपने सैंपल लेने हैं जो आपने पिछली एक्टिविटी 3.9 में लिए थे, स्मॉल पीसेस लेने हैं सैंपल के। उन्हें क्या करना है, अलग अलग बीकर्स में रखना है। बीकर जो है उनको हाफ फिल रखना है कोल्ड वाटर के साथ। तो कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, अरेंज कीजिए उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उनके रिएक्टिविटी में कोल्ड वाटर के साथ। कोई ऐसा मैटर है जो प्रोड्यूस करेगा फायर, जब वो जो कहाँ में डालेंगे, वाटर में डालेंगे। कोई ऐसा मेटल है जो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। पुट कीजिए मेटल को जो रिएक्ट नहीं कर रहे कोल्ड वाटर में, बीकर में, जिनको कहाँ पे रखा गया है उनको हम क्या करेंगे, अब हॉट वाटर में रख देंगे। जिनकी मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुई है उनकी कोल्ड वाटर के साथ, ऐसे मेटल्स को हम कहाँ पे रखेंगे, अब हॉट वाटर में रखेंगे। और वो मेटल जो रिएक्ट नहीं कर रहे हॉट वाटर के साथ उन्हें अरेंज करेंगे एक एपरेटस में। आपको फिगर यहाँ पे आगे दिखाएगी ये 3.3। और ऑब्जर्व करनी है हमें उनके रिएक्शन किसके साथ, स्टीम के साथ। उन मेटल की जरा जिनका ना ही कोई रिएक्शन हुआ कोल्ड के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ, अब उनकी रिएक्शन हम देखेंगे स्टीम के साथ। कौन से मेटल हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं किए, और अरेंज करना है अपने मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके साथ, वाटर के साथ। देखिए यहाँ पे सेटअप दिखाया गया है एपरेटस का। आपने क्या करना है, यहाँ पे बर्नर दिया गया है, जो ग्लास वूल है जिसको सोक किया गया है वाटर के साथ, और यहाँ पे है मेटल का सैंपल है। ये आपका यहाँ पे कॉक है, ये आपका स्टैंड है, ये डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या भरा गया है, वाटर भरा गया है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, स्टैंड है। ये एपरेटस है जो सेटअप किया गया है चेक करने के लिए उनकी रिएक्टिविटी किसके साथ, वाटर के साथ। तो मेटल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिए सेम था, मेटल जो थे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे तो मेटल ऑक्साइड बनाते थे, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस भी। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में और डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर से डिज़ोल्व होने के बाद वो अगेन क्या बनाते हैं, अपना मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन सारे के सारे मेटल जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, वाटर। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जब मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज़ होता है। फिर ये मेटल ऑक्साइड जो होता है दोबारा डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में और बना लेता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। आपके मेटल जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, वो रिएक्ट हो कर जाते हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर में भी उनकी रिएक्शन हो जाती है, और उनकी रिएक्शन वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मीन्स इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है वो इमीडिएटली क्या करती है, कैच करती है फायर।
तो यही आपको रिएक्शन दिखाई गई हैं। ये सोडियम की वाटर के साथ, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन रिलीज हुआ, साथ में हीट एनर्जी, क्योंकि ये एक्सोथर्मी रिएक्शन है तो यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसी तरह सोडियम और वाटर की रिएक्शन है, यहाँ पे आपका आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस है, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हुई। जो रिएक्शन होती है कैल्शियम की किसके साथ, वाटर के साथ, वो इतनी वायलेंट नहीं होती, इतनी खतरनाक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो इवॉल्व जो होती है वो इतनी सफिशेंट नहीं होती कि हाइड्रोजन क्या करे, कैच करेगा फायर। वहाँ पे मतलब हाइड्रोजन आपका फायर कैच नहीं कर सकता। सिंपली आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो स्टिक हो जाते हैं किसके साथ, सरफेस ऑफ द मेटल। मीन्स जैसे कि कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम के साथ जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, वो रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। और ये भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, किसके कारण, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के जो स्टिक हो जाते हैं उसके सरफेस के साथ। मेटल जैसे आपके एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये रिएक्ट नहीं करते ना ही कोल्ड के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, साथ में हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आयरन ऑक्साइड है और साथ में हाइड्रोजन। और मेटल जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, वो तो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, किसी के साथ भी नहीं, कोल्ड के साथ भी नहीं, हॉट के साथ भी नहीं, स्टीम के साथ भी नहीं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। साथ ही में जब आपके मेटल ऑक्साइड दोबारा रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, आपके मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। आपके पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। आपका कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन उसमें क्या होता है, वायलेंस नहीं होती, वहाँ पे हाइड्रोजन आपका फायर कैच नहीं करता। लेकिन इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, रिएक्शन इतनी वायलेंट होती है कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो वहाँ पे कैच करती है फायर। उसी तरह आपके जो मेटल थे, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो थे, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, आपके सिंपल कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम आपका किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। और कौन से मेटल हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते, ना ही कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही स्टीम के साथ। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, क्या होगा अगर जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। तो आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जब मेटल हमने किया था सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था तो वहाँ पे आपका NaCl साल्ट बना था, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई थी। तो याद रखिए जब मेटल जो है आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे आपका साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन सारे मेटल जो हैं वो इस सेम मैनर में रिएक्ट नहीं करते, उनमें डिफरेंस होती है। इसके लिए भी आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आपने मेटल लेने हैं सैंपल के, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। क्यों, क्योंकि आपको पता है सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन है वो बहुत ही क्या होती है, वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक होती है, तो इसलिए इनको रहने ही दीजिए। सारे के सारे जो है सैंपल लेने हैं, उनको रब करना है क्लीन सैंड पेपर के साथ। सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना क्योंकि वो एकदम से रिएक्ट कर जाता है कोल्ड वाटर के साथ भी, तो इसलिए इन सैंपल को लेना नहीं है, ये याद रखिएगा। पुट कीजिए सैंपल को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, जिनके अंदर क्या रखा गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा गया है। आपने साथ में थर्मोमीटर लगाने हैं टेस्ट ट्यूब में, ताकि जो उनके बल्ब हैं वो डिप होने चाहिए किसके अंदर, एसिड के अंदर। उसके बाद ऑब्जर्व करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, बबल्स की, कितने बबल्स फॉर्म होते हैं कितने टाइम में। कौन सा मेटल है जो एकदम रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कौन सा मेटल है जो रिकॉर्ड करेगा हाईएस्ट टेम्परेचर। अरेंज कीजिए मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के साथ। इसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है हर एक रिएक्शन की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की और आयरन की, कि इनकी क्या रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बना किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना देता है,
वाटर बना देता है। मीन्स कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीन्स कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की, दोनों मिक्सअप हो गए और आपका वाटर बन गया। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होगी, नहीं बनेगी, प्रोड्यूस होगी जब आपकी मेटल की रिएक्शन कौन से एसिड के साथ होगी, नाइट्रिक एसिड के साथ होगी। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि और इस केस में आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा एक्टिविटी 3.11 में जो रेट है फॉर्मेशन बबल्स की वो फास्ट होती है, किस केस में, मैग्नीशियम के केस में। वहाँ पे इसका रेट जो है वो ज़्यादा होता है और रिएक्शन जो है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक है हर एक केस में। हर एक मेटल के केस में रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस होगी। और रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसका क्या होगा, मैग्नीशियम का रेट हाई होगा एज़ कंपेरिजन टू एलुमिनियम, एलुमिनियम एज़ कंपेरिजन टू जिंक, एंड सबसे लास्ट में किसका आएगा, आयरन का। तो इन केस ऑफ कॉपर ना कोई बबल जो है आपको वो भी नहीं दिखेंगे और टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हमें ये शो करता है कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये आपको पॉइंट नोट करके रखने हैं जो एक्सेप्शनल केस हैं आपके। अब 3 प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन विद वाटर, मेटल का रिएक्शन विद आपका सॉल्ट के मेटल का रिएक्शन विद आपका एसिड। अब है कि मेटल रिएक्ट करते हैं जब सोल्यूशन ऑफ अदर मैटर के साथ, तो क्या होता है, इसके लिए भी आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। आपने क्या करना है, क्लीन वायर लेनी है कॉपर की और एक आयरन नेल लेना है। उसके बाद पुट करना है कॉपर वायर को सोल्यूशन में, किसके सोल्यूशन में, आपके आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में। और आयरन नेल जो है उसको किस में रखना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। याद रखिए, कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में रखना है और आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखना है टेस्ट ट्यूब में। रिकॉर्ड कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स के बाद। अब आपको कौन सी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन जो है वो दिखी, कौन सा बेसिस है जिससे आप कह सकते हो कि रिएक्शन जो है वो एक्चुअली हुई है, कौन से बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। कैसे आप रिलेशन बताओगे अपनी ऑब्जर्वेशन में, जो आपने ऑब्जर्वेशन ली एक्टिविटी 3.9, 10 एंड 11 में। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए रिएक्शन के लिए जो यहाँ पे हो रही है, साथ में टाइप ऑफ रिएक्शन भी आपको बतानी है। देखिए, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड में से, जो क्या हो, मोल्टन फॉर्म में हो या सोल्यूशन में हो, वहाँ से रिएक्टिव मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस हटा देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को। हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा है कि सारे मेटल जो होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव हैं, ठीक है। देखा हमने डिस्कस की जो प्रॉपर्टी इक्वली रिएक्टिव लग रहे थे, हमने चेक की रिएक्टिविटी अलग अलग मेटल की, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। लेकिन सारे मेटल जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते इन रिएजेंट के साथ। तो हम एबल नहीं थे कि पुट कैसे करें मेटल सैंपल को जो हमने कलेक्ट किए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में। हमें मतलब करेक्ट रिएक्टिविटी हमें भी पता ही नहीं थी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने स्टडी की चैप्टर 1 में वो हमारे लिए बेटर एक एविडेंस था रिएक्टिविटी सीरीज मेटल को पहचानने के लिए, फॉर्म करने के लिए कैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं मेटल की। उसमें हमें हेल्प कहाँ से मिली, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो ये बहुत सिंपल और ईजी है कि अगर मेटल ए डिस्प्लेस करता है मेटल बी को उसके सोल्यूशन में से, तो इसका मतलब है मेटल ए जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, मेटल बी से। तो ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी एक मेटल कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है रिएक्शन में से, सोल्यूशन में से, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि अगर मेटल ए जो है वो डिस्प्लेस कर देता है मेटल बी को उसके सोल्यूशन में से, तो मेटल ए जो है वो मोर रिएक्टिव होगा एज़ कंपेरिजन टू मेटल बी। तो कौन सा मेटल, कॉपर और आयरन, जो ज़्यादा रिएक्टिव है आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपने एक्टिविटी की है। तो इन सभी बेसिस के जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो बताई है एलिमेंट्स की। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो लिस्ट होती है मेटल की जिसको हम अरेंज करते हैं उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में। अब जब हमने परफॉर्म की डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट हमने फॉलोइंग सीरीज़ में, तो जब हम उनको यहाँ पे एक उनके अकॉर्डिंग एक सीरीज़ बनाई है जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़, वो डेवलप हुई किस पे बेसिस पे, ऑन डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन के केसेस पे। जो डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट में किया है उसके बेसिस पे। तो ये एक्टिविटी सीरीज जब हो सकते हैं रिलेटिव एक्टिविटीज़ जो है मेटल की वो कैसे होती है,
मोस्ट रिएक्टिव आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम, उसके बाद आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो कहने का मतलब है सबसे हाईली रिएक्टिव कौन आया आपका पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन आया आपका गोल्ड। तो आप इसको चाहे इंक्रीजिंग सीरीज़ में लिखिए चाहे डिक्रीजिंग सीरीज़ में लिखिए रिएक्टिविटी की। पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है वो आपका कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम जो है आपका मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जो है आपका एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसी तरह सो ऑन लास्ट जाके सबसे लीस्ट रिएक्टिव में आपका आ रहा है गोल्ड। ओके, तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ही हम आपको वीडियो दोबारा बना के समझा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।